आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि टू लाइंस थ्री डी में कैसे इंटरसेक्ट करती हैं, यानी थ्री डी में किस तरीके से इंटरसेक्ट करती हैं। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले ना टू डी की एग्जांपल देनी पड़ेगी कि टू डी में आपके पास क्या कहते हैं, किस तरीके से वो मौजूद है लाइंस इंटरसेक्शन। वहां पे ये कहते हैं कि इफ टू लाइंस आर, ये पॉइंट नोट कर ले, इफ टू लाइंस आर नॉट पैरेलल देन इट मस्ट बी इंटरसेक्ट एट सम पॉइंट। यहाँ पे इस तरह करके होंगी। अगर आपके पास टू डी जो है वो हमारे पास मौजूद होगा, टू डी के अंदर हमारे पास ऐसी लाइन लाजमी इंटरसेक्ट करेंगी इफ दे आर नॉट पैरेलल। अब आते हैं थ्री डी। थ्री डी के अंदर ऐसा नहीं है। थ्री डी में हम पैरेलल किसे कहते हैं? हम पैरेलल उसे उसमें दो कंडीशंस होनी जरूरी है। एक कंडीशन ये है कि इफ यानी लाइन L1 कह लें, इसे ये लाइन L2 कह लें, टू लाइंस आर सेड टू बी इंटरसेक्ट इफ दे आर नॉट पैरेलल। एक तो वो पैरेलल ना हो, और पैरेलल नहीं होनी चाहिए इंटरसेक्ट करने के लिए एक पॉइंट के ऊपर, सिंगल पॉइंट के ऊपर। और दूसरी चीज उसके अंदर ये है कि उसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाजमी एग्जिस्ट करे। यानी ये पॉसिबल है कि दो लाइंस, दूसरे लफ्जों में मैंने दो कंडीशन बताई, टू लाइंस आर सेड टू बी नॉन पैरेलल इन थ्री डी में, कि वो नॉन पैरेलल हो दो लाइंस इस तरह करके। ये देखें, ये दोनों लाइंस नॉन पैरेलल है, लेकिन और दूसरी कंडीशन ये है दे मस्ट बोथ लाइन, यानी बोथ लाइन मस्ट हैव द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन देम। नॉन पैरेलल और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी किसी एक पॉइंट के ऊपर वो लाजमी तौर पर इंटरसेक्ट हो, तो तब ये हम कहेंगे कि ये हमारे पास है क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन करती है, वरना नहीं। इसका मफहूम क्या है? असल में मफहूम समझने के लिए ना हमें यूं करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, आप बिल्कुल यही शेप बनाइएगा जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, कि अगर दो लाइन है, एक ये लाइन है, ये देखें ये लाइन है आपके पास, ये लाइन है जो कि हमारे पास क्या कहते हैं, इधर से भी जा रही है और इधर से भी गो थ्रू हो रही है, ये लाइन है, और एक ये लाइन है। फॉर एग्जाम्पल ये लाइन है, हम इस तरह कहते हैं कि ये इस तरीके से गो थ्रू हो सकती है। अब ये दोनों नॉन पैरेलल है। ये देखिए आपके सामने मैं कोशिश करता हूँ कि ये बनाने की, ये दोनों नॉन पैरेलल है। दोबारा मैं वापस आता हूँ थ्री डी के अंदर, तो नॉन पैरेलल है। आप इस तरह करके गो थ्रू हो जाए तो ये नॉन पैरेलल है आपके पास, यानी कि ये ऊपर नीचे होके गुजर जाए इस तरह करके। एक को आप हॉरिजॉन्टल इस तरह गुजार लें, और एक को जरा इस तरह गुजार लें, तो आपके सामने ये नॉन पैरेलल है, लेकिन इंटरसेक्ट नहीं कर रही। इंटरसेक्ट नहीं कर रही, दूसरी कंडीशन हमने ये बताई थी कि वो नॉन पैरेलल हो, और पहली कंडीशन के नॉन पैरेलल हो, और दूसरी कि वो लाजमी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रखे, यानी इस तरह करके टच हो, ये लाइनें आपस में टच हो। ये देखें ये टच हो रही है। अगर वो टच ही नहीं ना होती और नॉन पैरेलल है, तो उस सूरत हाल में उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो कैसे मालूम करते हैं इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा नॉन पैरेलल होना और वो उनका आपस में टच होना बहुत ज्यादा जरूरी है थ्री डी के अंदर। दो कंडीशन, एक दफा मैं फिर रिवाइज करना चाहूंगा अपना पॉइंट, कि अगर टू डी है तो उसमें आपके पास क्या कहती हैं, टू डी में तो सिर्फ एक ही बात है कि इफ टू लाइंस आर नॉट पैरेलल, यानी नॉन पैरेलल है, तो उस सूरत हाल में वो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाजमी एग्जिस्ट करेगा। थ्री डी में ऐसा नहीं है कि अगर टू लाइंस नॉन पैरेलल हैं, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो लाजमी एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है और कर भी सकता है। हमें चाहिए करने वाला, दोनों कंडीशन हो, इंटरसेक्ट भी करे और नॉन पैरेलल हो, तो तब हम उसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, वरना नहीं। वो कैसे मालूम करते हैं, इसी सवाल को हम आगे बढ़ाते हैं और यहाँ देखते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो कैसे मालूम किया जाता है। तो ये लाइनें ऐसे भी हो सकती हैं, इस तरह करके भी एक जा सकती है, इस तरह यहाँ पे यूं चली जाए नीचे, बस इसको टच नहीं करे, तो ये नॉन पैरेलल भी है लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं रखती। इसी तरह ये देखें, ये लाइनें हैं हमारे पास है इस तरीके से, ये आप इस तरीके से, अब एक ऊपर से गुजर गई, ये ऊपर से गुजर गई, नॉन पैरेलल है, और एक नीचे से गुजर गई। जैसा दो जहाज हैं, एक ऊपर से गुजर जाए एक नीचे से गुजर जाए, तो ये नॉन पैरेलल तो जरूर है। लेकिन क्या कहते हैं, जो प्लेन है वो नॉन पैरेलल लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं रखते, क्योंकि अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रखें थ्री डी के अंदर, प्लेन जो दो उड़ते हैं, एक इधर को चला गया और एक इधर को चला गया, तो अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रखें तो ये तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो लेकिन हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए।
जिस तरह मिसाइल, जब फोर्सेस है, फोर्सेस जो होती है वो मिसाइल को करती हैं थ्रो, और दूसरे एनिमी के, दुश्मन के जहाज के ऊपर फेंकने के लिए मिसाइल थ्रो करती है। तो वो फेंकती है ना, तो जब तक वो दोनों आप समझे स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं लेकिन नॉन पैरेलल है, फॉर एग्जांपल, और वो जाके इस तरह हिट कर जाए, यानी इस तरह हिट कर जाएगा, तो तब नॉन पैरेलल भी है और हिट करेगा, तो ये 3D में इसको हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहेंगे। करते हैं जी हम मालूम कि इसको हम किस तरीके से यहाँ पर सवाल को हल करते हैं इस सूरत हाल में जब हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। ये देखें जी, एक हमारे पास सवाल है जिसकी स्टेटमेंट मैंने आपके सामने लिखी है, यानी आपके सामने जो है इसकी स्टेटमेंट हमारे पास मौजूद है। तो स्टेटमेंट को हम देखते हैं जी इसके अंदर कि वो स्टेटमेंट हमारे पास क्या है। स्टेटमेंट ये है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन इफ पॉसिबल। देखिए लफ्ज है पॉसिबल, ना भी लिखता तब भी ये बात है मुमकिन थी कि दो लाइंस नॉन पैरेलल हो, लेकिन वो पॉसिबल है कि वो हिट ना करें, एक दूसरे को टच ना करें, और ये भी पॉसिबल है कि वो टच कर जाए। फिलहाल हम इस सवाल को एग्जाम, हमारा क्वेश्चन का अल्गोरिथम ही ऐसा है कि वो ये आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रखती हैं या नहीं, नॉन पैरेलल होने की वजह से। नॉन पैरेलल लाइंस 3D में उसको कहते हैं जिनके डी आर डिफरेंट हो। अच्छा जी, बिटवीन, और ये दो लाइंस को एल, एक लाइन एल है, ये इसने यहाँ पे एल लिखी है लाइन, और दूसरी एम है। दोनों लाइंस को लिखने का तरीकेकार ऐसे भी होता है जैसा आपके सामने रखा है, लेकिन मैं इसको जो है ना एक एक करके आपके सामने डिस्कस करता हूँ कि ये इसको हम किस तरीके से करते हैं। इसका सोल्यूशन जो है वो आपके सामने अभी आ जाता है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने मालूम करना है, टारगेट हमारा ये है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो आप मालूम करें। देखें जी, हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करने के लिए सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन, और उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं बिटवीन द टू लाइन। पहली लाइन में एल लिखता हूँ, इसको ये लिखने का तरीकेकार जो है ये वेक्टर फॉर्म में दी हुई, तो वेक्टर फॉर्म में भी दी होगी तो तब भी हम इसको पैरामीट्रिक इक्वेशन के अंदर सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे, चाहे वो एक से ज्यादा लाइंस हो और उसके ऊपर सवाल हो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करने का, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे उसमें पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर। तो पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर जो है वो कन्वर्ट करने के लिए अब आपके सामने देखना किस तरीके से हम इसे कन्वर्ट करते हैं। हम ऐसा करते हैं कि आपके साथ आर वेक्टर की जगह जो है वो हम लिख देते हैं जी यहाँ पर आर वेक्टर कि ये आर, इसको भूल जाए, यानी आप समझे ये तो लाइन का नाम है। आप इसके अंदर इसकी में आप लिखेंगे आर वेक्टर की जगह एक्स आई, आर जनरल पॉइंट यही होता है एक्स वाई, और आर वेक्टर को एक्स वाई जी कहते हैं, या एक्स आई आर वेक्टर को हम ये भी कहते हैं एक्स वाई, और फिर उसके बाद जी के, और फिर इसके बाद जो ये वाली ब्रैकेट्स है 3i, और इधर से आई का कंपोनेंट जो है वो हम लेते हैं और टी के साथ भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फिर हमारे पास 3 प्लस 6t आई ये हमारे पास होगा। सिमिलरली फिर मैं जे कंपोनेंट्स को आपस में कंपेयर करता हूँ, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस 4 और टी, और फिर उसके बाद एक और अब जी के कंपोनेंट कंपेयर करते हैं राइट साइड के ऊपर, तो फिर हमारे पास हो जाएगा -1 और -3 के। ये हमारे पास, सॉरी, ये हमारे पास होगा इसका 3t होगा, -3t इंटू के, और यहाँ पे जे वेक्टर भी था, जे वेक्टर। अब हम ऐसा करते हैं कि जी हम कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ आई जे के ऑन बोथ साइड्स, ये हम लिखते हैं कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स
ऑफ आई जे के ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि दो वेक्टर उसी वक्त इक्वलेंट होते हैं जब उनके आई जे कंपोनेंट्स जो उनसे हैं वो इक्वल हो। लेफ्ट हैंड साइड का वेक्टर राइट हैंड साइड के वेक्टर के इक्वलेंट उसी पॉसिबल वक्त होगा जब आपके पास ये आई जे कंपोनेंट्स इक्वल हो। तो ये आई कंपोनेंट जो होगा वो 3+6t के हमारे पास आ जाएगा, यानी ये आपका x कंपोनेंट है और ये इसका हमारे पास y कंपोनेंट है। और उसके बाद फिर हमारे पास दूसरा y कंपोनेंट y इज इक्वल टू आपके पास आएगा जी 2 माइनस यानी j कंपोनेंट, सॉरी j कंपोनेंट 4t, और उसके बाद फिर हमारे पास आएगा k कंपोनेंट z इज इक्वल टू -1 और -3t, ये आपके पास होगा। फिर उसके बाद हम इसके अंदर से t की वैल्यू निकालेंगे, सब में से x माइनस 3/6 इज इक्वल टू t, और फिर उसके बाद ये हमारे पास हो जाएगा y -2, इसमें से भी t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, -4। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन याद रहे कि हम मालूम कर रहे हैं z+1 ओवर आपके पास कहते हैं -3। और इसमें एल्गोरिथम ये है कि जी आप इसकी, बल्कि इसको वैसे ही फाइंड आउट कर लिया, इसकी जरूरत नहीं थी, हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस की जरूरत थी और वो हमने फाइंड आउट कर ली थी। पैरामीट्रिक इक्वेशन से वरना दोबारा जाना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा स्टेप है। चले इसको सिमेट्रिक फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको आप जहन में रखिएगा। ये 1 कह लेते हैं हम, इसे 2 कह लेते हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशन चाहिए जी हमें, और बाकी क्या कहते हैं, अगर हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते तो वो सिमेट्रिक फॉर्म आ जाती अगर हम इनकी टी की वैल्यूज को, चारों इक्वेशन को जो है इसको भी कंपेयर कर लेते, इसको भी कंपेयर कर लेते हम, और इसको भी कंपेयर कर लेते, तो ये इसकी सिमेट्रिक फॉर्म जो सी है वो हमारे पास आ जाती। अब हम आते हैं जी इसकी, चूंकि हमें ये नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें जब भी हमें चाहे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, याद रखिएगा कि हम जो है इसके अंदर करेंगे अपना पैरामीट्रिक फॉर्म निकालेंगे दोनों के, जिसको आपने मालूम करना है। इसको दोबारा लिख लेते हैं 1 और इसे 2, वो दूसरा स्टेप करने की जरूरत ही नहीं थी हमें। चलें अच्छा, उसके बाद ये 3, जब तक कि वो हमें कहे ना कि आप इसकी सिमेट्रिक फॉर्म मालूम करें। अब हम दूसरी क्वेश्चन लेते हैं जी, यानी कि ये मैं कह रहा हूँ एम क्वेश्चन, ये एम लाइन लेते हैं। एक का नाम इसने एम रखा है और एक का नाम एल रखा है, लाइन का नाम है ये लाइन एल और एम। उसमें आर वेक्टर जो सा है, यानी कि फॉर एम लाइन, एम लाइन। अब हम एम लाइन को डिस्कस कर रहे थे। एम लाइन के अंदर आपके पास हमारे पास क्या कहते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू 5i, ये मैं क्वेश्चंस को लिख रहा हूँ, एग्जाम में लिखनी पड़ेगी आपको, 4j और +7k और प्लस u, आप यहाँ पे क्योंकि t की जगह यहाँ पे u है, 14i और -6j और उसके बाद +2k। अब हम ऐसा करते हैं, आर वेक्टर को जैसा हमने पहले लिखा था कि आर वेक्टर को जो है वो आप एक्स आई प्लस वाई जे, इसी तरह ही हम पहले भी लिखते थे, आज भी ऐसे ही लिखते हैं, ये कोई नई बात हमारे पास नहीं है। अगर 2D होता तो एक्स आई प्लस वाई जे लिखते हम, और जी के इज इक्वल टू, उसके बाद ना मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, यू आई कंपोनेंट अलहदा कर रहा हूँ, 5+14 u इंटू आई, और उसी तरह हमारे पास +4 - 6u इंटू जे, और +7 और +2u इंटू के। अब उसके बाद कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स
ऑफ आई जे के ऑन बोथ साइड। क्यों हम करते हैं? क्योंकि टू वेक्टर are said to be equivalent if their I, J, K components must be equal। तो आपके पास ये देखना जी, हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू, पैरामीट्रिक इक्वेशन मालूम करेंगे जब भी हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 10 लाइन है तो 10 लाइन का हम बनाएंगे। इसको आप 1 कह लें या 1 डैश कह लें, 1 डैश। और उसके बाद y कंपोनेंट कंपेयर कर लें, y इज इक्वल टू 4 माइनस 6, 4 माइनस 6u। माइनस 6u, इसे 2 डैश कंसीडर कर लेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास क्या कहते हैं, हम आते हैं z कंपोनेंट ऑन बोथ साइड, z इज इक्वल टू 7 प्लस 2u, और इसको हम थर्ड कर लेते हैं डैश, थर्ड डैश। अब हम ये करते हैं जी कि 1 डैश भी x है, x की वैल्यू 1 डैश की हम पुट करते हैं जी 1 डैश की वैल्यू इन 1, इन 1, 1 के अंदर, तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। 1 में जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो कि ये राजी 1 हमारे पास, ये 1 है, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस 14u इज इक्वल टू 3 प्लस 60। जिसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 14u और उसके बाद माइनस 60 और उसके बाद हमारे पास प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसे हम 1 कह लेते हैं। और उसके बाद फिर हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन। अब हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं जी इसकी 2 डैश की। सब्स्टिट्यूट 2 डैश इन 2, 2 में हम रखते हैं जी 2, और 2 हमारे पास क्या है, 2 ये रहा जी हमारे पास, ये 2 है। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं जी हम 4 माइनस 6u इज इक्वल टू 2 माइनस 40, या मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 6u और प्लस 40, और फिर उसके बाद 4 माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको आप 2 कंसीडर कर लें। उसके बाद जी अब हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन एक और, कि थर्ड डैश इन थर्ड में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं जी। जब थर्ड में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो रिजल्ट ये आता है 7 प्लस 2u इज इक्वल टू, थर्ड हमारे पास कहाँ है जी, थर्ड ये है,
ये हमारे पास इज इक्वल टू -1 -3t, और मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये रिजल्ट इस तरह है जी, 2u और +3t, और उसके बाद 7 + 1 8 इज इक्वल टू 0। इसे थर्ड कह लेते हैं। अब हमारा टारगेट ये है कि u और t की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि हमारा टारगेट जो है वो ये है कि 1 और उसके बाद ये 2 और फिर 3 में से हम फाइंड आउट करें। यानी ये u और t में से हमने जो है इसकी इक्वेशंस को u और t 1 और 2 और 3 की इक्वेशन में से हमने u और t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और जब हम u और t की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर u और t की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे, अगर u और t की वैल्यू अनडिफाइंड सिचुएशन में ना जाए, यानी कि अनडिफाइंड सिचुएशन में अगर चली जाती है, तो फिर तो आप समझें कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। और यू और टी की अनडिफाइंड सिचुएशन क्या हो सकती है? मसलन टी की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाए, या यू की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाए, या इस तरह आ जाए कि 7 इज इक्वल टू 4, कि 7 और 4 जो है वो बराबर है, आज तक नहीं बराबर हुए। 0 इज इक्वल टू 1, या इस तरह आ जाए 0 इज इक्वल टू 1, 0 और 1 आपस में इक्वलेंट है, तो वो कभी भी इक्वलेंट नहीं हुए। इन दो में से कोई आ जाए, इन्फिनिटी आ जाए यू या टी की वैल्यू, तब भी हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मौजूद नहीं है। या हमारे पास क्या कहते हैं, कोई अनबैलेंस चीज आ जाए, मतलब 6 इज इक्वल टू 8, तो तब भी हम इसे कहेंगे कि ये हमारे पास इसमें मौजूद नहीं है ये चीजें। अब हम इसको ना तीनों क्वेश्चंस को इकट्ठा लिखकर इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जी। ये देखिए, नहीं, अब हमने इसको ऐसे किया है कि ये क्वेश्चन तीनों दोबारा मैंने लिख ली है अपनी आसानी के लिए। और उसके बाद ना अगर आपके पास यहाँ से कॉमन फाइंड आउट हो रहा है, जैसा क्वेश्चन नंबर 1 देखें, तो 2 से डिवाइड हो रही है, 7u माइनस आपके पास क्या कहते हैं 3t और +2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसी तरह अगर गौर करें तो आपके साथ इसमें से भी 2 कॉमन आ रहा है, तो -3, यानी कि डिवाइड करने अगर बेहतर है, ना हो तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप इस तरह भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि आप डिवाइड किए बगैर अगर सवाल हल कर लेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक रेशो है, और रेशो जो सी है वो जैसा 2 और 4 है, 2 और 4 की रेशो 1 और 2 है। अब इसी तरह अगर कोई कहे 8 और 16, 16 और 8, सॉरी 8 और 16, उसकी भी रेशो जो है वो आपके, यानी 2 और 4 की रेशो है 1 और 2, और 8 और 16 की रेशो भी 1 और 2 है। अब थर्ड में से निकालते नहीं, यानी कि रेशो में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें कोई नहीं आ रहा है, ये वैसे ही आ रही है, 2u प्लस 3t प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसको ना हम यहाँ पे 1 डैश कह लेते हैं, और इसे 2 डैश कह लेते हैं, और इसे 3 डैश कह लेते हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि इसमें से आपके सामने ना, यानी कि 1 डैश, इनको आपस में किसी तरह भी हम एलिमिनेशन कर लें, एलिमिनेशन जो है वो हम कर लें, या किसी तरह भी इसको हल कर लें। यानी ये 3 क्वेश्चन है, टारगेट ये है कि यू और टी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आप किसी एक की वैल्यू निकाल के, यानी 1 डैश में से चाहे वैल्यू निकाल लें और 2 डैश में रख दें, और 3 डैश में रख दें, या 2 डैश में से निकाल कर आप जो है वैल्यू उसमें रख दें। तो को क्या कहते हैं, 2 डैश में, 1 डैश और 2 डैश में से किसी एक में से भी कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे ना आपके सामने इसकी वैल्यू जो है वो निकाल फाइंड आउट करता हूँ। 1 डैश है, मसला ये है कि अगर कोई यहाँ पे क्रैमर रूल अप्लाई कर ले तब भी इसका सवाल सही हो जाएगा। बल्कि ये 2 वेरिएबल्स के साथ हमारे पास, बस तीनों का, अब यहाँ पे ये देखें किस तरीके से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। यानी कि 3 वेरिएबल हो तो वो बेहतर है, 2 वेरिएबल पे भी क्रैमर रूल अप्लाई हो जाता है, लेकिन यहाँ 3 लाइन्स हमारे पास है, यानी कि अगर ऐसे इसको यू और टी को एक्स वाई मानते हैं, फिलहाल हम ये ऐसा नहीं कर रहे। यहाँ से हम ऐसा करते हैं कि 1 डैश में से
आपके साथ जो है वो वैल्यू नहीं फाइंड आउट करते हैं u की, u की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो फिर हमारे पास हो जाएगा 1/7 और इनटू -2 और +3t, और फिर इसकी ये वैल्यू जो है हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, पहले 2 डैश में रखेंगे, फिर इसको जो है वो 3 डैश में रखेंगे। 3 डैश, ये 3 डैश डैश मिस हो गया था, तो 3 डैश हमारे पास रखते हैं। पहले हम 2 डैश में रखते हैं, तो 2 डैश में देखना जी आपके पास वैल्यू जब रखते हैं तो 3 इंटू 1/7 यानी 7 हमारे पास आ जाएगा, और ये -3 हमारे पास होगा, और इंटू -2 +3t, और आप चाहते हैं तो t की वैल्यू के साथ काम कर लेते, वो तो खैर आप भी जानते हैं, +2 2t +1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास रखते हैं जी। 7 से इसे मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई इट बाई 7, तो फिर हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा +6, और फिर उसके बाद +6, और फिर उसके बाद प्लस 7 से मल्टीप्लाई करें -90 90, और देन +14t +7 इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू फिर हमारे पास क्या है जी, 14 में से आप जो है 5t, यानी ये आपके पास आया जी, 9 सब्ट्रैक्ट करें तो फिर हमारे पास 5t, और इज इक्वल टू -13, और t इज इक्वल टू आपके पास -13/5। ये हमारे पास इसका रिजल्ट आया जी, माइनस यानी कि 13/5 हमारे पास आया जी। देखें जी, हमारे पास क्या कहते हैं, अगर हम गौर करें तो एक चीज जो सी है वो हैपन हो गई है, यानी कि आपके सामने ना ये चीज, इसे जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या होता है जी, ये ये 2 से डिवाइड करने पे यहाँ 1 आता है, तो यहाँ पर हम 1 करेंगे जी इसके अंदर, तो 1 करते हैं जी हमारे पास इसमें, इसकी जगह 1 लिखते हैं जी हमारे पास, और फिर इसी तरह बाकी को सही करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये फिर ये भी 1 होगा, इधर भी 1 आएगा क्योंकि हम इसको 1 कह रहे हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे लिखा जाएगा जी, इसे हम सही कर लेते हैं यहाँ पर, आप जरूर इस करेक्शन को सही कर लेना। ये हमारे पास होगा, एक और चीज होगी कि ये -1 होगा, यानी -1 हमारे पास होगा जी। कर लेते हैं जी सही हमारे पास, -1 इज इक्वल टू, नहीं +1, सॉरी +1, 2 से जो हम डिवाइड करेंगे तो +1, और फिर ये दूसरी तरफ जाएगा तो -1 हमारे पास हो जाएगा, और -1 जब हम यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट जो है -3 आएगा, माइनस आपके पास क्या कहते हैं +3 हो जाएगा। यहाँ पर आपके साथ +3 और फिर उसके बाद हमारे पास इसमें +10 होगा, सॉरी -10, और -10 होने पर जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर t की वैल्यू जो है वो आपके पास -2 आएगी, -2। अब हम यहाँ पे ये करते हैं, इस t की वैल्यू हमारे पास हासिल हो गई।
अब हम इस तरह करते हैं कि ये जो हमारे पास ये क्वेश्चन है, यहाँ पर हम जो है ना यू की टी की वैल्यू फाइंड आउट रखते हैं जी इसमें, ताकि यू जो है वो निकल आए। इसका कोई नंबर दे लेते हैं। चलें जी, हम इसका नंबर 4 कह देते हैं कि ये 4 हमारे पास है। जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे टी की वैल्यू, तो आपके पास ये रिजल्ट्स क्या आएगा। सब्स्टिट्यूट इन 4, तो u इज इक्वल टू 1/7 और -1 +3 और -2। तो आपके पास -6, आपके पास u की वैल्यू होगी -7/7, तो u इज इक्वल टू -1। अब हम ऐसा करते हैं कि ये वैल्यूज ना जो इक्वेशन हमने छोड़ी थी उसके अंदर पुट करते हैं। u इज इक्वल टू t इज इक्वल टू -2 और u इज इक्वल टू -1। अगर तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करता है, तो जो इक्वेशन को इस्तेमाल हमने नहीं किया, हमने जो इस्तेमाल किया था वो हमारे पास कौन सा था, ये 3 का तो इस्तेमाल ही नहीं किया। अगर गौर करें तो अभी तक हमने 3 डैश का इस्तेमाल नहीं किया था, हमने सिर्फ सब्स्टिट्यूट किया था 2 डैश में, और 2 डैश से रिजल्ट आया था, लिहाजा अब 3 डैश में सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसका ये यूज नहीं हुई थी। तो ये 3 डैश को अगर सेटिस्फाई कर जाती है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो 2 -1 +3, और अगर सेटिस्फाई नहीं करती तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो फिर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। -2 +8, तो हम देखते हैं यहाँ पर आपके सामने है कि -8 और ये +8, ये सारा जो जीरो आ जाता है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ये आपके पास अगर आ जाता है, देन ये इस बात की गारंटी है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अब लाजमी तौर पर इसमें आएगा। और क्योंकि इसके डी आर्स भी डिफरेंट थे, जो कि मैं शुरू में बताना याद नहीं रहा, कि डी आर्स अगर डिफरेंट हो, और जो कि मैंने कहा भी था उसके अंदर, लेकिन निकाल के भी रख लेते तो बहुत ही बेहतर था कि डी आर्स हमारे पास क्या कहते हैं, इसके दोनों के शो कर देते, तो बेहतर था। शुरू में आप टी के कोफिशिएंट होते हैं और यू के कोफिशिएंट जो होते हैं वो हमारे पास, टी के कोफिशिएंट लाइन एल के डी आर से, और एम के कोफिशिएंट यू के कोफिशिएंट लाइन एम के आपके पास थे डी आर से। अब हमने यही दोनों वैल्यूज, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ने बता दिया कि उनका इक्वल है और डी आर डिफरेंट है, तो फिर इन दोनों लाइन एम के और लाइन एल के, तो फिर हमने इसकी वैल्यू को किसी एक में पुट कर देना है, जो 1 डैश 2 डैश 3 डैश में से। और या आप जैसे, बस अब हमारा टारगेट ये रह गया है कि सॉरी 1 डैश 2 डैश में से नहीं, बल्कि हमने जो इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन आई थी उसके अंदर इसको सब्स्टिट्यूट करना है। जो इसकी पहली पैरामीट्रिक इक्वेशन थी, यानी कि ये पैरामीट्रिक इक्वेशन मैं लिख देता हूँ दोबारा आपकी आसानी के लिए। इसमें पुट करना है, चाहे वो लाइन एल एल हो या लाइन एम हो, यानी जो भी एक्स की फॉर्म के अंदर हमने लिखी थी। तो हमने लिखा था जी एक्स इज इक्वल टू 3 + 60, आपके पास इसमें वैल्यू पुट करेंगे, और इसमें फिर टी की करेंगे, यू की तो आनी नहीं। अगर आपने लाइन एम में रखेंगे, ये लाइन एल लिख रहा हूं मैं, वाई इज इक्वल टू, आप चेक कर लेना इसे कि ये वही है 2 - 40, इसमें भी टी की वैल्यू आएगी, और z इज इक्वल टू आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर -1 -1 और -3t। तो t की वैल्यू रखते हैं जी इसके अंदर 1, x इज इक्वल टू 3, यानी कि इसमें 1 से मुराद ये है -2, तो आपके पास आंसर जो होगा x इज इक्वल टू 9, और y इज इक्वल टू जब इसमें रखेंगे तो आपके पास होगा 10, t की वैल्यू -2 रखने पर, और जब इसमें रखेंगे तो इसका आंसर होगा 5 हमारे पास। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हमारे पास आया है
वो कौन सा आया जी हमारे पास? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसका नाम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू लाइंस। अगर शुरू में भी बताया था कि दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए 3D में दो कंडीशन है। एक तो उन दोनों लाइंस के डी आर्स डिफरेंट हो, जैसा कि लाइन एल और लाइन एम के डी आर्स डिफरेंट थे, जो मैं पिछले लेक्चर्स में हमने मालूम किया था। और दूसरा वो लाजमी इंटरसेक्ट भी करती है, और इसको हमने शुरू में एक्सप्लेन कर दिया था कि कई लाइनें ऐसी होती हैं कि उनके डी आर्स डिफरेंट होते हैं, नॉन पैरेलल होती हैं। डी आर्स डिफरेंट का मतलब है नॉन पैरेलल होना, लेकिन वो इंटरसेक्ट नहीं भी करती 3D के अंदर। ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो हमारे पास आया। लिहाजा इसके अंदर आपके पास क्या कहते हैं, यानी 9, आपके पास 10 और 5, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास है। इसमें ना ये आपके पास एक चीज रहेगी हमारे पास। वो क्या चीज है जी हमारे पास? कि ये -9 आता है, -9, और ये भी हमारे पास -9 ही होगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब ये है, 3D में मुझे बनाना जरा मुश्किल होगा, ये काफी मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ ड्रा करने में। ये एक लाइन है, और इस लाइन का ये दो लाइन है, और फिर इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है। ये लाइन एल है और ये लाइन एम है हमारे पास, और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो कोई एक जनरल पॉइंट, नाम सी रख लें, जी रख लें, -9 और 10, और उसके बाद ये हमारे पास 5 है। यहाँ पे हमारा सवाल खत्म होता है। भाई याद रखिएगा, इस लेक्चर के अंदर हमने सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रखा, और अगर ये हमारे पास जैसा हमने ये कहा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल ना होती, डी आर बेशक डिफरेंट होते, तब भी हम जो है इसको डी आर डिफरेंट होते लाइंस में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो और डी आर डिफरेंट हो, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है उसका एग्जिस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड, ये सारे सवाल में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल ना हो, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट आप लिखेंगे कि ये दोनों लाइनें ये पॉइंट नहीं रखती। 9, 10, 5 हमारे पास लिखा जाएगा। बाकी जी इंशाल्लाह जी नेक्स्ट लेक्चर में